तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट युवती संचालित वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय के BA प्रथम वर्ष हिंदी ऐच्छिक के छात्रों के लिए अनिवार्य पाठ्यक्रम, जिसको सेतु पाठ्यक्रम कहा जाता है, उसकी 10वीं तासिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सेतु पाठ्यक्रम का हमारा शीर्षक है हिंदी भाषा एवं साहित्य सामान्य परिचय, और उसमें से पहला पाठ्यांश था हिंदी भाषा सामान्य परिचय, दूसरा था प्रयोजन मूलक हिंदी सामान्य परिचय, और तीसरा है साहित्य हिंदी साहित्य सामान्य परिचय। उसकी भी 2 तासिकाएं हो गई हैं। आज हम तीसरी तासिका में आए हैं, जिसमें अब तक हमने साहित्य के रूप में कविता यानी उसको पद्य साहित्य कहा जाता है, उस पर विचार किया था। आज हम गद्य साहित्य पर विचार करने वाले हैं। तो गद्य साहित्य में देखिए, ये गद्य की अलग अलग विधाएं हैं, अलग अलग प्रकार हैं गद्य के। तो पहले हम सबसे पहले उसका वर्गीकरण देखने का प्रयास करेंगे। वर्गीकरण इस प्रकार है, देखिए, आधुनिक काल में हिंदी साहित्य में कई अलग अलग विधाओं का, साहित्य प्रकारों का प्रचलन हुआ, जिनमें से उनका वर्गीकरण अगर किया जाए तो इस प्रकार का किया जाता है, जैसे कि कथात्मक, विचारात्मक, भावनात्मक, तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक, अलग अलग। लेकिन इन सबके आधार पर गद्य को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, कल्पनाशील और तथ्याशील। कल्पनाशील और तथ्याशील यानी इसको लेकर के और अधिक चर्चा करेंगे। जो ये 4 प्रकार हैं, 5 प्रकार गद्य के लिए आपके सम्मुख में रखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, कल्पनाशील में 2 प्रकार होते हैं, एक कहानी और उपन्यास है, जिसको हम कथा और मराठी में कादंबरी कहते हैं। कादंबरी के लिए हिंदी शब्द है उपन्यास, कथा के लिए कहानी। फिर तथ्याशील जो गद्य है, उसके प्रकारों में जीवनी मतलब जीवन चरित्र, आत्मकथा आत्मचरित्र, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, संस्मरण, इंटरव्यू, डायरी वगैरह तथ्यात्मक गद्य आते हैं। विचारात्मक गद्य में 2 प्रकार आते हैं, निबंध और व्यंग्य, जिसको अंग्रेजी में क्रमशः ऐसे और साटायर कहा जाता है। और आगे है विश्लेषणात्मक गद्य, जिसके अंतर्गत आलोचना, शोध ग्रंथ आते हैं। साथ ही साथ एक गद्य ऐसा भी होता है जो दृश्य काव्य में रहता है, जिसके अंतर्गत नाटक, एकांकी आते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, नाटक और एकांकी को पहले देखेंगे, और फिर बाद में कहानी, उपन्यास वगैरह को एक बार इस वर्गीकरण को एक वृक्षालेख के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहां हम पद्य की बातें पहले कर चुके हैं, 2 तासिकाएं इस पर हो चुके हैं, इसलिए हम इस पर आज बात नहीं करेंगे। हम गद्य पर और दृश्य काव्य पर बात करेंगे। तो जो गद्य लिखा जा रहा है आजकल, उसको मूल रूप में दृश्य काव्य, नाटक, दूसरी विधा है एकांकी, और फिर गद्य की अन्य विधाएं हैं। इनके अंतर्गत कल्पनाशील गद्य, तथ्याशील गद्य, विचारात्मक गद्य, विश्लेषणात्मक गद्य, ये 4 प्रकार हो जाते हैं, जिनमें से कल्पनाशील गद्य के क्रमशः कहानी, उपन्यास, तथ्याशील गद्य के अंतर्गत जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, इंटरव्यू, भेंटवार्ता, डायरी, यात्रा वर्णन जैसी विधाएं आती हैं। और विचारात्मक गद्य के अंतर्गत निबंध और व्यंग्य आते हैं। विश्लेषणात्मक के अंतर्गत आलोचना, शोध ग्रंथ आदि आते हैं। ये नक्शा ध्यान में रखना है आपको। पद्य पर हम पहले ही विचार कर चुके हैं, इसलिए आज हम इस पर विचार नहीं करेंगे। कविता पर, क्योंकि इसका पहले हो चुका है 2-3 तासिकाओं में। और गद्य के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण विधाएं आती हैं, दृश्य काव्य की विधाएं, पहले है नाटक, दूसरा एकांकी, और कल्पनाशील गद्य के अंतर्गत कहानी, उपन्यास, तथ्याशील गद्य के अंतर्गत जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, इंटरव्यू, डायरी, यात्रा वर्णन वगैरह आते हैं। और विचारात्मक गद्य के अंतर्गत निबंध और व्यंग्य आते हैं। विश्लेषणात्मक
गद्य के अंतर्गत आलोचना या समीक्षा जिसको कहा जाता है, और शोध ग्रंथ अर्थात एमपी पीएचडी डिग्री के लिए जो संशोधन का कार्य होता है वह शोध ग्रंथों के अंतर्गत आता है। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो हिंदी का गद्य है। फिर से कह रहा हूं कि गद्य विधाएं आधुनिक काल में आई, इसके पहले केवल पद्य विधाएं थी, और गद्य विधाओं में नाटक, एकांकी, ये दृश्य काव्य के रूप में आते हैं, रूपक के रूप में आते हैं, और गद्य की अलग अलग विधाएं, जैसे कल्पाश्रित गद्य के अंतर्गत कहानी और उपन्यास आते हैं, तथ्याश्रित गद्य के अंतर्गत जीवनी, आत्मकथा, उसके उपरांत संस्मरण, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, भेंट वार्ता जिसको इंटरव्यू कहा जाता है, पत्र, डायरी इत्यादि विधाएं आती हैं, और यात्रा वृत्ति जैसी विधाएं आती हैं। विचारात्मक गद्य के अंतर्गत निबंध और व्यंग्य आते हैं, और विश्लेषणात्मक गद्य के अंतर्गत आलोचना और शोध ग्रंथ आते हैं। अब इसके उपरांत हमने जो पहला नाम देखा था उस नाटक की ओर जाते हैं। नाटक भारतीय संस्कृत साहित्य में, साहित्य शास्त्र में इसको दृश्य काव्य कहा जाता है। दृश्य काव्य के दो प्रकार होते हैं, रूपक और उपरूपक। रूपक और उपरूपक, और उपरूपक में भी कुछ 10 प्रकार को मिलाकर के हो जाते हैं। तो देखिए कि संस्कृत में दृश्य काव्य को बहुत महत्व दिया जाता है, और इस दृश्य काव्य के अंतर्गत उन्होंने रूपक प्रयोग किया है, रूपक शब्द का प्रयोग किया है। और रूपक शब्द के प्रयोग के अंतर्गत आगे चल करके रूपक का अर्थ क्या कहा है हमने देखिए, रूपा आरोप्य पात्र रूपकम, अर्थात पात्र पर, पात्र या चरित्र उस पर अभिनेता का आरोपण किया जाता है, इसलिए उसमें रूपक कहा जाता है। अर्थात रूपक में अभिनेता अपने ऊपर यथार्थ पात्रों का आरोप कर लेते हैं, मतलब अभिनेता उस पात्र का चरित्र जीने लग जाता है, और अभिनय के द्वारा उसी का आचरण करने लगता है, जैसे राम का, कृष्ण का वगैरह। और संस्कृत में रूपकों के 10 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 10 प्रकार। उसमें पहला है नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, व्यायोग, समवकार, डिम, विथि, अंक और इहाम्र। ये 10 प्रकार हैं। फिर से पढ़ता हूं। संस्कृत में 10 रूपक कहे गए हैं, और इन 10 रूपकों में पहला प्रकार आता है नाटक का। नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, व्यायोग, समवकार, डिम, विथि, अंक, इहाम्र, ये रूपकों के 10 भेद हैं। और इनमें सबसे प्रधान, सबसे ज्यादा लिखा गया नाटक है, इसलिए नाटक की अलग विधा मानी गई। आज नाटक दृश्य काव्य का पर्याय बन गया है, रूपक का पर्याय बन गया है, और पाश्चात्य तथा भारतीय तथा पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में नाटक के मूल में अनुकरण, मतलब जिस पात्र का अभिनय करना है, जिस पात्र का अभिनय करना है, जिस अभिनेता को, उसमें अभिनय या अनुकरण को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और लोक व्यवहारों का अनुकरण आचार्य भरत मुनि ने कहा है। आचार्य भरत मुनि जी का नाट्यशास्त्र ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने नाटक को लोक व्यवहारों का अनुकरण कहा है। लोक वृत्तानुकरणम नाट्य नेता मया कृतम, अर्थात लोक में जो कुछ चलता है, उस लोक के वृत्त का अनुकरण करना ही नाटक है। इस प्रकार से उन्होंने कहा है। दशरूपकार आचार्य धनंजय ने अवस्था का अनुकरण माना है। अवस्थानुकृतम कृतिर नाट्य रूपम दृश्योच्यते, अर्थात अवस्था का, किसी स्थिति का, किसी अवस्था का अनुकरण करना नाट्य जो दृश्य रूप में दिखाई देता है। इस प्रकार से व्याख्या की है। आगे चलकर के आचार्य विश्वनाथ ने अनुकरण को अभिनय कहा है, और अभिनय नाटक का सबसे बड़ा भेदक लक्षण है। इस प्रकार से देखा जाए तो नाटक की परिभाषा की जा सकती है
कि साहित्य में कि जिस विधा में अभिनेता मूल पात्र या चरित्र का अपने ऊपर आरोप कर उसी प्रकार का आचरण करते हैं जिस प्रकार उन ऐतिहासिक या पौराणिक या समसामयिक पात्रों ने किया। अगर मूल पात्र कल्पित है तो नाटककार ने उसे उनके जिन कार्य व्यापार की कल्पना की वैसा ही अनुकरण अभिनेता जिस विधा में करते हैं उसको रूपक या नाटक कहा जाता है। ये नाटक की परिभाषा व्याख्या की गई है। साहित्य की जिस विधा में अभिनेता मूल पात्र का अपने ऊपर आरोप कर उसी प्रकार का आचरण करते हैं जिस प्रकार उन ऐतिहासिक या पौराणिक या समसामयिक पात्रों ने किया। अगर मूल पात्र काल्पनिक है, कल्पित है, तब भी नाटककार ने उनके जिन कार्य व्यापार की कल्पना की है वैसा ही अनुकरण अभिनेता जिस विधा में करते हैं वह विधा रूपक या नाटक कहलाती है। अब देखिए, कोई रामायण पर आधारित नाटक हो तो उसमें से कोई अभिनेता राम का अभिनय करेगा, कोई रावण का अभिनय करेगा। समसामयिक है अगर कोई नाटक, काल्पनिक नाटक है तो उसमें काल्पनिक पात्र का अभिनय करेगा। उसी प्रकार से ऐतिहासिक है कुछ नाटक, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज है, राणा प्रताप है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है वगैरह, उनके भी अगर नाटक हो तो उनमें कोई अभिनेता या अभिनेत्री उस ऐतिहासिक पात्र को मान करके खुद में वो ढाल करके चलता है, वो अनुकरण करता रहता है। नाटक में मात्र साहित्य ही नहीं बल्कि अन्य भी कलाओं का समावेश होता है। ध्यान दीजिए, इससे पहले मैंने आपको, शायद आप पुस्तासिका में थी या नहीं पता नहीं, लेकिन मैंने वहाँ कुछ कलाओं की बात करी थी और उनमें जो अन्य ललित कलाएं हैं, जैसे साहित्य सबसे अंतिम कला है, पहली आती है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला, दूसरी चित्रकला, मूर्ति कला, ये क्रम। स्थापत्य कला के बाद मूर्ति कला, मूर्ति कला के बाद चित्रकला, चित्रकला के बाद संगीत कला और अंतिम आती है साहित्य कला। तो देखिए कि नाटक में केवल साहित्य नहीं अपितु अन्य कलाओं का भी, स्थापत्य कला का, मूर्ति कला का, चित्रकला का, संगीत कला का भी समावेश होता है। नृत्य, संगीत सब। और संगीत के अंतर्गत तीन चीजें आती हैं। एक है मौखिक संगीत जिसको हम गायन कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल संगीत जिसको हम वादन कहते हैं, और तीसरा है नर्तन, नृत्य। ये अब नाटक के कौन कौन से तत्व होते हैं इस पर हम थोड़ा थोड़ा विचार करेंगे। नाटक दुनिया की सबसे पुरातन विधा है, बहुत पुरातन, और उस पुरातन विधा में संस्कृत और आंग्ल आचार्यों ने नाटक की बहुत विस्तार से चर्चा की है। उसमें से हम भारतीय नाटक के तत्वों को देखेंगे। और सबसे पहले आचार्य भरत मुनि ने भरतनाट्य शास्त्र नाम का ग्रंथ लिखा जिसमें नाटक के मूल तत्वों की बात करी थी, और इनमें बाद में जाकर के उन्होंने 4 तत्व स्वीकार किए: संवाद, गायन, नाटक, नाट्य और रस। नाट्य चीज अलग है, नाटक एक चीज है। नाटक में नाट्य का समावेश हो जाता है। बंद करके रखो, कोई दूसरा काम चल रहा है तो बंद करके स्विच करो। दश रूपकार आचार्य धनंजय ने नाटक या रूपक के 3 तत्व दिए हैं: वस्तु, नेता और रस। कौन कौन से? वस्तु मतलब कथा वस्तु, नेता मतलब अभिनेता, और तीसरा है रस। रस ये नाटकों का व्यवच्छेदक लक्षण है जिसके अंतर्गत श्रृंगार, हास, करुण, वीर, रौद्र, विभत्स, भयानक, शांत इत्यादि रस आते हैं। कई आचार्यों ने इनके साथ साथ अभिनय और वृत्ति को भी स्थान दिया है। मतलब 5 तत्व हैं: वस्तु, नेता, रस, उसके बाद अभिनय और वृत्ति। ये नाटकों के 5 तत्व आते हैं। और उनमें से नाटक का अभिनय यह लक्षण भेदक तत्व है। उसी प्रकार से वृत्ति, भावोद्घाटन या अभिनय की शैलियां हैं, इसलिए उन्हें अलग से नहीं माना जाता। तो ये 4 तत्व सामने आते हैं: वस्तु, नेता, रस और अभिनय। इसमें पहले वस्तु का उल्लेख करेंगे। वस्तु मतलब कथा वस्तु। वस्तु नाटक का प्रधान तत्व है और उसमें 3 प्रकार आ जाते हैं: प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र। मतलब किसी प्रख्यात, जैसे कि राम है, कृष्ण है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, महात्मा गांधी, ये सबको पता है।
विख्यात है, प्रख्यात है। इनको ऐतिहासिक भी कहा जा सकता है। और दूसरे होते हैं उत्पाद्य, मतलब जो कल्पना के द्वारा निर्माण किए गए हों, और कभी कभी कुछ ऐतिहासिक पात्र और कुछ काल्पनिक पात्र एकत्र लाकर किए जाते हैं, तो वो जो वस्तु बन जाती है उसको मिश्र कहते हैं। मतलब इतिहास पुराण पर प्रसिद्ध ख्यात प्रसंगों पर आधारित को प्रख्यात वस्तु कहा जाता है। अपनी कल्पना के अनुसार उत्पाद्य होता है और इन दोनों का समावेश मिश्र में होता है। अब इसमें दृश्य होते हैं महत्वपूर्ण। किसी भी नाटक में दृश्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और दृश्यों के प्रकार यहाँ 5 प्रकार के प्रकार आते हैं। मतलब दृश्य को 2 प्रकार के होते हैं, स्वतः दृश्य और दूसरे होते हैं सूच्य। और सूच्यों में 5 का समावेश होता है, विष्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकास्य, अंकावतार। मतलब जो चीजें हम रंगमंच पर दिखा नहीं सकते, उन चीजों की सूचना देने वाले को सूच्य कहा जाता है। इसमें विष्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकास्य और अंकावतार कहलाते हैं। इसमें डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर वस्तु संगठन का विकास कैसे होता है, यह भी एक महत्वपूर्ण स्थिति है। इसको भी जान लेना बहुत जरूरी है आपको कि 2 प्रकार की कथा वस्तु होती है, और ये कथा वस्तु जिन आधारों पर आती है उनको भी संगठित करने का, वस्तु विकास करने की आवश्यकता है। इनमें क्या होता है देखिए कि कार्यावस्था, अर्थ प्रकृतियां और संधियां, इनके आधार पर कहानी का कथानक, नाटक में जो कहानी है उस कहानी का कथानक आगे बढ़ता जाता है। और उस आधार पर 2 प्रकार के कथानक होते हैं। 2 प्रकार के कथानक हमारे सामने आते हैं। एक है आधिकारिक, मतलब मुख्य कथानक, जैसे कि रामायण में राम का मुख्य कथानक है और सुग्रीव का उपकथानक है, तो यह प्रासंगिक हो जाता है। राम की कथा आधिकारिक हो जाती है और सुग्रीव की कथा प्रासंगिक बन जाती है। और उस आधार पर देखिए यहाँ 2 प्रकार की चीजें आती हैं। एक है पताका और दूसरी है प्रकरी। उसके अलग अलग, मतलब आधिकारिक कथा, आधिकारिक के बाद प्रासंगिक कथा, और प्रासंगिक कथाओं में पताका और प्रकरी हो जाते हैं। फिर कार्यावस्थाएं आती हैं। कार्यावस्थाएं 5 प्रकार की होती हैं, प्रारंभ, प्रयत्न, प्रात्याशा, नियताप्ति और फलापन। किसी भी प्रकार की कहानी लीजिए, आप कहानी लीजिए, उपन्यास लीजिए, महाकाव्य लीजिए, नाटक लीजिए, सभी और ये 5 स्थितियां होती हैं या अवस्थाएं होती हैं, प्रारंभ, प्रयत्न, प्रात्याशा और फलापन, नियताप्ति और फलापन। अब उसके बाद अर्थ प्रकृतियां आती हैं। मैं जल्दी इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बीज पाठ्यक्रम है। एक प्रकार से जिसको कोर कोर्स कहते हैं, बीज पाठ्यक्रम कहते हैं, या ब्रिज कोर्स जिसे कहा जाता है। ये सब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए। अब अर्थ प्रकृति अलग भाग है, इसमें भी 5 हैं, बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य। और इन सभी को यहाँ हमें अच्छी तरह से देखेंगे, संधियां आ जाती हैं। मतलब कार्यावस्थाएं, उसके उपरांत अर्थ प्रकृतियां और संधियां। संधियां भी 5 होती हैं, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्माण। अब ये चारों मिलाकर, तीनों मिलाकर के, मतलब कार्यावस्था, अर्थ प्रकृति और संधियां, ये तीनों मिलाकर के किसी भी प्रकार की कहानी का कथानक निर्माण हो जाता है। और वो कथानक अब हमारे सामने कैसे आता है उसको भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, ये एक प्रकार से ये 5 कार्यावस्थाएं, 5 संधियां और 5 अर्थ प्रकृतियां एक साथ किस प्रकार आती हैं, ध्यान रखें। जब देखिए कि कोई कार्यावस्था मेरे सामने आती है, उस कार्यावस्था को एक उसमें संधि छिपी रहती है और एक अर्थ प्रकृति होती है, जिसका अर्थ क्या निकाला जा सकता है। जैसे प्रारंभ कार्यावस्था में मुख संधि होती है और जिसमें बीज अर्थ प्रकृति होती है। प्रयत्न कार्यावस्था में प्रतिमुख संधि होती है और बिंदु अर्थ प्रकृति होती है। प्रात्याशा कार्यावस्था में गर्भ संधि होती है, पताका अर्थ प्रकृति होती है।
नियताप्ति कार्यावस्था में विमर्श संधि होती है और प्रकरी अर्थ प्रकृति होती है। उसी प्रकार फलागम इस कार्यावस्था में निर्वहन संधि होती है और कार्य यह अर्थ प्रकृति होती है। अब देखिए उदाहरण के रूप में अगर मैं कहूँ, आपने गाय देखी होगी, गाय देखी है, गाय की पूंछ देखी आपने, गाय की पूंछ की नोक पर कुछ बाल होते हैं, तो कैसे होते हैं? इस प्रकार से समझिए गाय की पूंछ और यहाँ ऐसा, मतलब शुरुआत इसी प्रकार से गो पुच्छाकार से होनी चाहिए किसी भी कथानक की शुरुआत। तो यहां से देखिए कि ऐसे उसके बाल होते हैं, ये गाय की पूंछ है। तो गो पुच्छाकार में उसके मतलब आरंभ किसी भी कथानक का ऐसा होता है, बढ़ते जाता है और अंत में आकर के समाप्त हो जाता है। ये उसका एक उदाहरण दिया गया है। तो यहाँ प्रारंभ है, प्रयत्न है, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलाफल अंत। इसी में कार्यावस्था में आपको मुख संधि दिखेगी, यहाँ प्रतिमुख संधि दिखेगी, गर्भ, विमर्श और निर्वहन संधि दिखेगी। इसी को बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य, इस प्रकार से अलग अलग कार्यावस्थाएं, अलग अलग अर्थ प्रकृतियां, अलग अलग संधियां, और इन संधियों में से ध्यान रखें इनमें 64 संधि होते हैं। कितने अंग होते हैं संधि के? 64 संधि होते हैं। और दुनिया की किसी भी कहानी में, चाहे वो जग प्रसिद्ध कहानी हो, फिल्म की कहानी हो, नाटक की कहानी हो, महाकाव्य की कहानी हो, इसमें ये 64 संधियों के अंतर्गत ही संपूर्ण कथानक चलता है। अब देखिए संवाद की दृष्टि से देखा जाए, देखिए नाटकों में संवादों का बहुत महत्व होता है। संवाद दो प्रकार के होते हैं, एक संवाद होते हैं प्रकट संवाद और दूसरे होते हैं स्वगत संवाद। प्रकट संवाद सभी पात्रों को सुनाई देते हैं और स्वगत संवाद केवल प्रेक्षकों को सुनाई देता है, अन्य पात्रों से उसका कोई लेना देना नहीं होता। उस दृष्टि से भी कथा वस्तु के कुछ प्रकार होते हैं। इसको कहा जाता है सर्वश्राव्य, जिसको प्रकट कहते हैं, अश्राव्य जो किसी को सुनाई नहीं देते, तीसरे है नियत श्राव्य, कुछ लोगों को सुनाई देते, कुछ लोगों को सुनाई नहीं देते, और अंत में है आकाश भाषित। आकाश भाषित मतलब कोई अभिनेता किस आकाश संवाद करे, जैसे कि अगर आपने हम दिल के सनम फिल्म देखी होगी तो उसमें सलमान खान अपने बाप से आकाश से बात करता रहता है। तो ये अलग चीज है, ये समझना बहुत आवश्यक है। तो रंगमंच पर उपस्थित अभिनेताओं को संपूर्ण सुनाई देता है, उसको सर्वश्राव्य कहा जाता है। कुछ किसी को सुनाई नहीं देता, उसको अश्राव्य या स्वगत कहा जाता है, प्रकट स्वगत। और उसके बाद रंगमंच पर उपस्थित कुछ अभिनेताओं को सुनाई देता है, कुछ को सुनाई नहीं देता, उसको नियत श्राव्य कहते हैं। और कभी कभी 3 उंगलियां कर करके कान के पास जाकर कहना, ये भी अलग बात होती है। और अंत में आकाश की ओर मुंह करके किसी अज्ञात व्यक्ति से बातें करना, ये आकाश भाषित होता है। नाटकों में ये सारी चीजें ध्यान रखनी जरूरी है आपको। अब उसके बाद में दूसरा तत्व आता है नेता, जिसको हम अभिनेता भी कह सकते हैं, चरित्र नेता। और देखिए कि किसी भी नाटक में भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार नाटक का नायक, उसका मेन हीरो जो होता है, वो कैसा होना चाहिए? धीर होना चाहिए, नम्र, सुंदर, कुशल, त्यागशील, भाषण पटु, मधुरभाषी, लोकप्रिय, शुद्ध स्वभाव वाला, स्थिर चित्त, साहसी, युवा, कुलीन, शूरवीर, तेजस्वी, विभिन्न कलाओं में पारंगत, धार्मिक, शास्त्रज्ञ, स्मृतिवान, सुरुचि संपन्न, संपूर्ण व्यक्तित्व का नायक होना चाहिए। सारे गुण नायक होने चाहिए। हीरो अगर किसी नाटक में, किसी फिल्म में अगर कोई हीरो होता है तो उसके पास ये सारे गुण होने चाहिए। और इस आधार पर, इन गुणों के आधार पर हमारे संस्कृत आचार्यों ने नायक के 4 प्रकार किए हैं, 4 प्रकार किए हैं। पहला है धीरोदात्त, दूसरा धीर ललित, तीसरा धीर प्रशांत और चौथा धीरोदत्त। मैं इसमें थोड़ा सा
और श्रृंगार रस की दृष्टि से और भी नायक कहा जाता है अनुकूल, दक्षिण, षट और दृष्ट। फिर उसके बाद आती है नायिका। नायिका कैसे होनी चाहिए? रूपवती होनी चाहिए, गुणवती होनी चाहिए, शीलवती होनी चाहिए, युवा होनी चाहिए, माधुर्य उसमें होना चाहिए, सारे गुण होने चाहिए। उसमें शक्ति से संपन्न होनी चाहिए, प्रसन्न होनी चाहिए, स्नेहिल होनी चाहिए, स्निग्ध होनी चाहिए, भावपूर्ण होनी चाहिए, मधुरोचक बोलने वाली चाहिए, वगैरह वगैरह। नृत्य संगीत का ज्ञान रखने वाली होनी चाहिए। और उस आधार पर नायिका का जो वर्गीकरण किया गया है आयु के आधार पर, अंग विन्यास के आधार पर और देश के आधार पर। जैसे आयु के आधार पर मुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा। मुग्धा मतलब आयु उसकी छोटी है, मध्य थोड़ी बड़ी हो चुकी है और प्रौढ़ अवस्था में प्राप्त हो चुकी है। स्वकीय, परिकीय, सामान्य, इस प्रकार के। और इनके अतिरिक्त नायक और नायिका के अतिरिक्त अन्य में प्रतिनायक होता है, जिसको हम खलनायक भी कहते हैं। वीट, चेट, शकार, विदूषक जैसे पात्र, जिसको कॉमेडियन कहा जाता है, ऐसे भी। और प्रतिनायक को एक ही स्थिति में प्रकट किया जाता है कोटि में, धीरोद्धत जैसे रावण, दुर्योधन, कंस वगैरह। अब अगली चीज है रस। किसी भी नाटक में नाटक की बात करें, रंगमंच की बात करें, तो आचार्य भरत मुनि का रस सूत्र प्रसिद्ध है, नहीं रसाकृते कश्चित् अर्थः प्रवर्तते। अर्थात रस के अलावा नाटक में कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। अगर रस नहीं तो कुछ भी नहीं है। और उस आधार पर रस के जो प्रकार होते हैं उनमें श्रृंगार, हास्य, गरुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, वात्सल्य और भक्ति, ये 11 रस आते हैं। इसका कोई विश्लेषण हम अगली से काम करने वाले हैं। और अगला चीज है अभिनय। अभिनय के भी प्रकार जो होते हैं, अभिनय के इन प्रकारों में 4 प्रकार आते हैं। एक है आंगिक अभिनय। आंगिक अभिनय मतलब हाथ, सिर हिलाना, पैर हिलाना, यानी शरीर से किया जाने वाला शारीरिक आंगिक अभिनय होता है। वाचिक अभिनय वाणी से मतलब संवाद। आहार्य अभिनय जो होता है वह वेशभूषा से, केशभूषा से, यूं कहें कि मेकअप से किया जाता है। और चौथा है सात्विक, अर्थात सात्विक अभिनय जो, ये अभिनय की आत्मा है। मतलब कोई अभिनेता है जो अपनी इच्छा के अनुसार आंखों में से आंसू निकाल सकता है, तो सात्विक अभिनयशील होता है। ये बात ध्यान रखिए। शारीरिक अंग चेष्टाओं को आंगिक अभिनय कहा जाता है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको। इसके उपरांत पाश्चात्य परंपरा के अनुसार नाटक के जो तत्व होते हैं उन तत्वों में पहला है कथा वस्तु, दूसरा चरित्र चित्रण, तीसरा संवाद, चौथा देश काल, पांचवा भाषा शैली और छठा उद्देश्य। ये 6 तत्व हैं उसके। कथा वस्तु, दूसरा चरित्र चित्रण, तीसरा संवाद, चौथा देश काल, पांचवा भाषा शैली और छठा उद्देश्य। अभी कथा वस्तु के बारे में हमने बहुत कुछ बताया है पहले ही, लेकिन इंग्लिश में हमारे यहाँ जो अर्थ प्रकृतियां हैं, कार्यावस्थाएं हैं और संधियां हैं, उसके स्थान पर उन्होंने अवस्थाएं मानी है, जिनमें पहली है पहली अवस्था उन्होंने कही है यहाँ, वह है प्रस्तावना, दूसरी प्रारंभिक घटना, तीसरी कार्य विकासोन्मुख। इन्हीं को अंग्रेजी में प्रस्तावना को एक्सपोजिशन कहा जाता है, प्रारंभिक घटना को इनिशियल इंसिडेंट कहा जाता है, कार्य विकासोन्मुखता को राइजिंग एक्शन कहा जाता है। उसके उपरांत चरम सीमा को क्राइसिस कहा जाता है, निगति को डोनोमेंट कहा जाता है और परिसमाप्ति को कैटास्ट्रोफ कहा जाता है। इस प्रकार से। और ध्यान रखिए कि हमारी भारतीय अवधारणा में सारे नाटक सुखांत होते हैं, और पाश्चात्य परंपरा में सुखांत के साथ साथ दुखांत या जिनको ट्रेजेडी कहा जाता है उसमें भी ज्यादा महत्व होता है। चरित्र चित्रण, त्रासद नायक इसमें महत्वपूर्ण होता है। खास करके शेक्सपियर के जो नाटक हैं उसमें नायक कोई हीरो नहीं होता, कोई ताकतवर नहीं होता, वो शंका करने वाला होता है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन।
जगावे के मरावाचा प्रश्न है। तो ये अपने आप में अंतर्मुख नायक है, लेकिन हमारे यहाँ नायक सीधा काम करने वाले नायक है, ज्यादा सोच विचार में नहीं पड़ते। सोच विचार में पड़ने वाले इनके नायक हो जाते हैं। फिर सम्मान। सम्मान, वोल्टन ने ये लिखा है, ध्यान रखिए, वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। प्ले इज इट्स डायलॉग, यानी नाटक केवल सम्मान के द्वारा स्थित होता है। क्योंकि आप जानते हैं जब कोई अन्य गद्य पढ़ते हैं तो लेखक अपनी ओर से उसमें कुछ मिला सकता है, लेकिन नाटककार अपनी ओर से कुछ मिला नहीं सकता। वो पात्रों के मुख से ही सारे संवाद, उसको जो कुछ कहना है वो आगे कह जाता है। आगे चलते हैं। देश काल या वातावरण। देखिए, किसी भी नाटक को समझिए, कोई नाटक अगर आपने शिवाजी महाराज के काल का लिखा है, जैसे कि वसंत का नेटकर जी के नाटक है, जिते कौतला भाले फूटता, या फिर रायगढ़ राज हमास आगे थे, इस प्रकार के नाटक हैं, या फिर इथे ओशाला मृत्यु जैसे नाटक है, तो उसमें आपको छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह ही स्थान का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब वो किला दिखाना पड़ेगा, समय, मतलब वो समय सुबह है, शाम है, दोपहर है, उस आधार पर। फिर तीसरी चीज है कार्य, और इन सब की एकता, इसको ही कहा जाता है संकलन त्रय। और ये संकलन त्रय जितना फिट होगा नाटक उतना लोकप्रिय ज्यादा होगा। इस प्रकार से है। फिर उसके उपरांत भाषा शैली है किसी भी नाटक की, और भाषा कैसे होनी चाहिए नाटक की, क्योंकि ध्यान रखिए नाटक देखने आने वाला व्यक्ति पढ़ा लिखा हो ऐसा नहीं है, सामान्य आदमी होता है। सामान्य आदमी तालियां बजाता है नाटक देख करके, डायलॉग सुन करके, तो वो कुछ बहुत बड़ा पढ़ा लिखा नहीं। इसलिए किसी भी नाटक की जो भाषा होती है वह भाषा कैसे होनी चाहिए? सहज, सरल, सजीव, अभिनय के अनुकूल होनी चाहिए। कभी कभी शैली वो गंभीर होनी चाहिए, कभी हास्य में भी शैलियाँ होनी चाहिए। कभी कभी आजकल वो बहुत सारे यथार्थवादी नाटक आ रहे हैं, सररियलिस्टिक नाटक, सररियलिज्म जिसमें होता है। कुछ एब्सर्ड नाटक होता है जिसमें निरर्थकता ज्यादा होती है। कुछ लोकधर्मी नाटक होते हैं, नुक्कड़ नाटक वगैरह। फिर प्रतीक नाटक होते हैं, कुछ मिथकीय नाटक होते हैं जो मिथकों पर आधारित होते हैं, और व्यंग्य नाटक होते हैं। ये सारी शैलियाँ हैं, और इनका उद्देश्य क्या है? पाश्चात्य नाटक की परंपरा के अनुसार पाश्चात्य आलोचकों ने मनुष्य के मानवीय जीवन के संघर्ष को नाटक का उद्देश्य माना है। और उसका मनोरंजन अब उद्देश्य नहीं रहा, मनुष्य के जीवन के संघर्ष को लोगों को दिखाना है। तो यह रहा। फिर उसके उपरांत एकांकी। एकांकी और नाटक में फर्क क्या है? नाटक बड़ा होता है, एकांकी छोटी होती है। जैसे उपन्यास बड़ा होता है, कहानी छोटी होती है। जैसे महाकाव्य बड़ा होता है, खंड काव्य छोटा होता है, उसी प्रकार से नाटक बड़ा होता है और एकांकी छोटी होती है, लेकिन उसमें वही अलग अलग तत्व हैं। अब देखिए नाटकों के अलग अलग प्रकार बन रहे हैं एकांकी के साथ साथ। ध्वनि नाटक, मतलब जिसको रेडियो नाटक कहते हैं, दूरदर्शन नाटक, धारावाहिक, चित्रपट, फिल्म नाटक भी होते हैं, और आजकल के वेब सीरीज भी आ रही हैं। ये दृश्य काव्य के नए भेद हैं आधुनिक परंपरा के। और ऐसा कहा जाता है कि एकांकी में संकलन त्रय, स्थान, काल और क्रिया, इन तीनों का इतना जबरदस्त संगम होता है कि उस वजह से बड़े नाटक को छोटे रूप में यहां हम देख सकते हैं। इसके उपरांत एकांकी में ये हमने बात कही थी, कौन से तत्व होते हैं जो एकांकी को पाश्चात्य नजरिए से देखा जाए एकांकी को नाटक से भी ज्यादा प्रभावित करते हैं। वो है उसमें से मूल विचार, प्रभाव, समस्या या संदेश या उद्देश्य। दूसरी एकता, उसके उपरांत संक्षिप्तता, नाट्य जितना संक्षिप्त होगा उतना ही एकांकी होगा। संकलन त्रय, मतलब कालान्विति, क्रियान्विति और स्थानान्विति। स्थान, काल और क्रिया, इन तीनों का एकत्रीकरण। कथा वस्तु, पात्र, कथोपकथन जिसको संवाद कहा जाता है, और अंत में अभिनयशीलता, ये किसी भी एकांकी के महत्वपूर्ण तत्व है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जी हिंदी के बहुत बड़े एकांकी का नाटककार हैं। उन्होंने कथा वस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, द्वंद्व अथवा संघर्ष, कथोपकथन, प्रभाव, ऐक्य और अभिनय तथा उद्देश्य, ये 7 तत्व एकांकी के माने हैं। ये सब
अब इसके बाद आते हैं रेडियो नाटक या ध्वनि नाटक, जिसको हम मराठी में श्रुतिका कहते हैं। ये नाटकों का एक प्रकार है जो रेडियो पर आप सुनते हैं बहुत बार। इसमें ध्वन्यात्मक अभिनय या वाचिक अभिनय की महत्ता होती है, दर्शनीय अभिनय से ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण है। और बड़े बड़े नाटकों के रेडियो रूपांतरण किए जाते हैं। खासकर के हिंदी में एक रेडियो नाटक बहुत प्रसिद्ध रहा, धर्मवीर भारती जी का अंधारी, बहुत ही प्रसिद्ध है। हालांकि वो नाटक के रूप में भी खेला गया और रेडियो नाटक के रूप में भी खेला गया। फिर उसके बाद दूरदर्शन धारावाहिक आ जाते हैं। आपने बहुत रामायण वगैरह बचपन में देखी होगी, या कोरोना की लॉकडाउन में बहुत सारे धारावाहिकों का पुनः प्रक्षेपण किया गया था। और आजकल एक नई चीज आई है, वो है वेब सीरीज, जो अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म पर आपको एक एपिसोड, 2 एपिसोड, 7 एपिसोड, 8 एपिसोड तक चलती रहती है। तो ये रहा नाटक और एकांकी के बारे में। अब हम जल्दी जल्दी अन्य विधाओं की ओर जाएंगे। अन्य गद्य विधाओं में पहली विधा आती है कल्पनाशील विधा। और कल्पनाशील विधा के 2 भाग होते हैं, उपन्यास और कहानी। यहाँ जिस प्रकार से महाकाव्य और खंड काव्य में फर्क है, जिस प्रकार से नाटक और एकांकी में फर्क है, लगभग उसी प्रकार का फर्क आपको उपन्यास और कहानी में मिलेगा। और कहानी उपन्यास के लिए मराठी में कादंबरी कहा जाता है। ये कादंबरी जानते हैं, बाणभट्ट का ये गद्य कथा है। बाणभट्ट की लिखित संस्कृत गद्य कथा है, जिसका नाम है बाणभट्ट की कादंबरी। वहीं से ये आया है। इसी को अंग्रेजी में नॉवेल कहा जाता है, उपन्यास हिंदी में कहा जाता है, और गुजराती में इसे नवल कथा कहा जाता है। और इसमें देखिए, नॉवेल का अर्थ होता है कुछ नया। इसमें काल्पनिक साहित्य यानी फिक्शन को ज्यादा महत्व दिया तथ्यों की दृष्टि से। और उपन्यास शब्द कैसे बना है, ध्यान रखिए। उपन्यास ये शब्द उप अधिक न्यास ऐसे बना है। उप का अर्थ होता है पास, जवळ, और दूसरा है न्यास। न्यास का अर्थ होता है धरोहर या रखना, मतलब अलग अलग जो तत्व हैं उनको एकत्रित करके प्रस्तुत करना उपन्यास है। अब इसके भी कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ कहेंगे। उपन्यास की परिभाषा जो अंग्रेज रॉसक्लिफ ने दी है, वो आपके समझ रखेंगे। उपन्यास समकालीन युग के यथार्थ जीवन और उसकी रीति नीतियों का चित्रण है। उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए, इसके आधार पर कहा जाए तो प्रेमचंद के उपन्यास, खास करके गोदान उपन्यास जो है, समसामयिक समकालीन युग को लेकर के। रिचर्ड बर्टन नाम के उपन्यासकार कहते हैं, उपन्यास समसामयिक समाज और मंगलकालिक तत्वों, उसके मंगलकालिक तत्वों का वह व्यापक अध्ययन है जो प्रेम तत्व की संचालिका शक्ति से अनुप्रेरित रहता है, क्योंकि प्रेम ही मानव मात्र को परस्पर सामाजिक बंधन में डाल सकता है। अब प्रेमचंद जी ने भी व्याख्या की है। प्रेमचंद कहते हैं कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना ही उपन्यास का मूल तत्व है। प्रेमचंद जी के उपन्यास बहुत प्रसिद्ध है। वे कहते हैं कि मानव का चरित्र महत्वपूर्ण है इनके ऊपर, और यही उपन्यास का मुख्य तत्व है। और भी बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारी बातें कही हैं। अब उपन्यास के तत्वों के बीच में आ जाते हैं। उपन्यास के कौन से तत्व होते हैं? वही तत्व जो नाटक में प्रधान होते हैं वही इसमें होते हैं। फर्क इतना होता है कि नाटकों में केवल संवाद होते हैं और लेखक अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, उपन्यास में लेखक अपनी ओर से कहता है। कथा वस्तु या कथा विन्यास, पात्र या चित्र, संवाद या कथन, देश काल वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य, ये उपन्यास के 6 तत्व होते हैं। इनको भी 2 तत्वों के अंतर्गत कहा जाता है। एक है संवेदना का पक्ष और दूसरा शिल्प का पक्ष। इनमें से भाषा शैली और संवाद यह शिल्प के अंतर्गत आते हैं और बाकी सारे के सारे संवेदना के अंतर्गत आते हैं। कथा वस्तु की बात हमने नाटक के इसमें कह ही दी है। फिर उसके उपरांत पात्र या चरित्र चित्रण आते हैं, इसकी भी बात हो चुकी है।
उसके उपरांत हम देखते हैं कि कथोपकथन या संवाद, इस पर भी बात हमने की है। देश का विभिन्न परिवेश, ये भी महत्वपूर्ण है। और यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि पात्र हमें इतने यथार्थ लगने चाहिए कि उनमें अपने आप में को रख सकें और वातावरण इतना यथार्थ हो कि हम उसमें चल फिर सकें। तो ये महत्वपूर्ण चीज है। भाषा, शैली या संवाद ये भी आते हैं। और उपन्यासों की अनेक शैलियाँ होती हैं, जिनमें से ऐतिहासिक उपन्यास होते हैं, कुछ वर्णनात्मक उपन्यास होते हैं, कुछ विश्लेषणात्मक होते हैं, कुछ नाटकीय होते हैं, कुछ आत्मकथन परक उपन्यास होते हैं, कुछ डायरी परक होते हैं, कुछ पत्रात्मक होते हैं। मतलब ऐतिहासिक उपन्यासों में देखा जाए तो आर्य चाणक्य पर, सम्राट अशोक पर, या महात्मा गांधी जी पर, या विवेकानंद पर बहुत सारे उपन्यास लिखे गए हैं, योगी अरविंद घोष पर लिखे गए हैं। तो ये ऐतिहासिक होते हैं। वर्णनात्मक जिसमें वर्णन ज्यादा होता है। विश्लेषणात्मक वो उपन्यास होते हैं जिनमें मनोविश्लेषण ज्यादा आता है। आत्मकथात्मक मतलब कोई एक उपन्यास का अपनी ही कहानी का, जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा है, ये आत्मकथात्मक उपन्यास है। डायरी मतलब दैनिक के रूप में आज वो क्या किया, इस पात्र ने क्या नहीं किया, ये सारी चीजें डायरी पर लगाते हैं। पत्रात्मक किसी को पत्र भेज रहा है, तो इस प्रकार के उपन्यास आते हैं। और इनका उद्देश्य क्या है, ध्यान रखिए। यानी एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो अगले वर्ष या अगले सत्र में हम एक उपन्यास पढ़ रहे हैं जिसका नाम है दीक्षांत। इस उपन्यास में और कुछ कहानियां भी पढ़ने वाली, कहानी तत्व ही उसी प्रकार का है। इस वर्ष आपने इस सत्र में हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा, कविता की एक पुस्तक पढ़ी काव्य कुसुम, और एक खंड काव्य पढ़ा राहुल नाम का। उसी प्रकार से हम अगले सत्र में हमें और कविताएं, प्राचीन कविताएं पढ़नी है, मध्ययुगीन कविताएं पढ़नी है, पद्य परिमल नाम की पुस्तक है उसकी। और जो दूसरी यह है प्रश्न पत्र है दूसरा, उसमें हम ये देखने वाले हैं कि कहानियां और उपन्यास पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत जरूरी चीजें आपको समझने के लिए, अगर ये चीजें आपने पहले समझी तो आपको अगला सत्र भी आसान जाएगा। उपन्यास के अनेक प्रकार भी होते हैं, लघु उपन्यास भी होता है। अब आगे चलते हैं कहानी। कहानी भी लगभग उसी प्रकार की होती है जैसे उपन्यास होता है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कहानी का जो फलक होता है उतना व्यापक नहीं होता। उपन्यास का फलक व्यापक होता है, उसके पात्रों की संख्या अधिक होती है, उसके स्थानों की संख्या अधिक होती है, उसमें काल का जो ये रहता है, यूं कहें काल का जो फलक होता है वो बहुत लंबा रहता है। लेकिन कहानी में वह छोटा है, कम पात्र होते हैं, कम चरित्र होते हैं, कम स्थान होते हैं। उस दृष्टि से मतलब जो सारे तत्व उपन्यास के हैं वही तत्व कहानी के भी हैं। फर्क इतना है कि वो बुलेट है तो ये लूना है, या एक हाथी है तो एक बैल है। इस प्रकार से ये फर्क इनमें करना है। अब आगे है कथा वस्तु चित्रण, वही है सारी चीजें, भाषा, शैली, उद्देश्य। कहानी के भेद अलग अलग होते हैं। जैसे उपन्यासों के अलग भेद हमने कहे, वैसे कहानी के होते हैं ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आत्मकथात्मक, पत्रात्मक, प्रतीकात्मक, मनोवैज्ञानिक, घटना प्रधान, चित्र प्रधान, विचार प्रधान, भाव प्रधान वगैरह वगैरह। और इसमें लघु उपन्यास की तरह लघु कहानी भी आती है, एक भेद हो जाता है। इसके बाद हम जल्दी जल्दी लेंगे लघु कथा, तो हो गया जीवनी, जिसको मराठी में जीवन चरित्र कहा जाता है, हिंदी में उसे जीवनी कहा जाता है। और जीवनी ये बहुत प्रधान विधा है। और ये संस्कृत साहित्य में इस परंपरा में चरित्र काव्य जो पद्य का भेद आता है वो जीवनी के रूप में आता है। अंग्रेजी में इसे लाइफ स्केच या बायोग्राफी कहा जाता है। सर अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, मतलब एक मनुष्य का अध्ययन कर करके मनुष्य समाज को समझना, यह एक प्रकार से चरित्र कथन है। और देखिए कहीं भी जाए हम, हमारे चिंतन का केंद्र मनुष्य होता है। अब देखिए ऐसी चरित्र, ऐसा जीवन चरित्र किसी भी महापुरुष का लिख सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ है। अब उसके विरोध में अगली है जीवनी का जो नायक होता है मुख्य। और हिंदी में बहुत सारी जीवनियां प्रसिद्ध है, हिंदी में बहुत सारी जीवनियां प्रसिद्ध हैं। जैसे एक जीवनी आती है
विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित बंगाली के बहुत प्रसिद्ध लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी आवारा मसीहा नाम से हिंदी की सबसे श्रेष्ठ जीवनी है ये, तो पढ़िएगा पाठ्यक्रम में। उसके उपरांत हम देखें तो जीवनी में जो हिंदी में एक और जीवनी प्रसिद्ध है, वह है हिंदी के सुप्रसिद्ध छायावादी कवि निराला जी के जीवन पर लिखी हुई रामगुड़ा शर्मा ने निराला की साहित्य साधना नाम से। और इसमें क्या होता है कि जो हमारा नायक है, जिस नायक का चरित्र लिखा जा रहा है, उसके प्रामाणिक जीवन वृत्त को लोगों के सामने लाने का यह प्रयास रहता है और उसमें बहुत सारे अन्य चीजों का भी प्रयोग किया जाता है। उसका चरित्र महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से, तटस्थता से उस चरित्र का अध्ययन करें। अब कुछ लोगों ने गांधी जी पर पहला धीरमिटिया नाम का उपन्यास पर जीवनी लिखी है, वो भी आ जाती है वगैरह वगैरह। इसमें आते इसमें देश काल, वातावरण, भाषा, शैली, जीव वही तत्व है। फिर आत्मकथा, आत्मकथा और जीवनी में फर्क है कि जीवनी आप किसी की भी लिख सकते हैं, लेकिन आत्मकथा सिर्फ अपनी होती है। और इसमें हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण आत्मकथा अगर कोई है तो वह डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा, जो 4 खंडों में है। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीड़ का निर्माण, फिर तीसरा बसेरे से दूर, और चौथा उनकी आत्मकथा खंड है दशद्वार से सोपान तक। इसके 4 खंड हमने लाइब्रेरी में जमा किए हैं, कभी देख लीजिए। अपने बारे में उन्होंने कहा, मतलब उनके जन्म से लेकर के वे जब ये पुस्तक लिख रहे हैं तब तक की सारी घटनाओं को सिलसिलेवार, जिसको हम क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में कहे, वो सारे यहाँ हमारे सामने आ जाते हैं। फिर आत्मकथा के ये तत्व होते हैं, वर्ण, विषय वस्तु, चरित्र, चित्रण, परिवेश, भाषा, शैली, उद्देश्य, वही तत्व बार बार आ रहे हैं, फिर थोड़ा सा फर्क होता है। फिर उसके उपरांत अगला आता है, यानी जीवनी हो गया, आत्मकथा हो गई, अब इसके बाद आता है संस्मरण। कोई एक व्यक्ति कुछ बातें स्मृति के अनुसार ध्यान में रखता है और यह क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में नहीं होती, इसको कहा जाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी के बारे में संस्मरण लिख रहा है तो वह संस्मरण के में जो घटनाएं हैं वो आगे पीछे हो सकती हैं, पहली घटना बाद में आ सकती है, क्योंकि वो स्मरण की दृष्टि से उतनी महत्वपूर्ण नहीं रहती। इसको अंग्रेजी में मेमोरियल कहा जाता है। रेखा चित्र और संस्मरण में एक फर्क होता है। रेखा चित्र में क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस रहता है, संस्मरण में वैसा नहीं रहता। संस्मरण के तत्व होते हैं, वही बार बार आते हैं, वर्ण, विषय, चरित्र, चित्रण या पात्र, योजना, परिवेश, भाषा, शैली, उद्देश्य। और उसके उपरांत आता है, देखिए, रेखा चित्र। रेखा चित्र जिसको अंग्रेजी में स्केच कहा जाता है, यह भी है एक प्रकार से ये निबंध की तरह ही होता है। हिंदी में इसके बहुत सारे प्रमाण हैं, खास करके महादेव वर्मा जी ने लिखे हुए रेखा चित्र बहुत महत्वपूर्ण है। कभी गौरा नाम की गाय पर है, कभी त्रिमुखनाथ खरगोश पर है, कभी नीलकंठ नाम के मोर का उन्हें रेखा चित्र निकालने का प्रयास किया है, और बहुत सारे हिंदी में ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद इसमें क्या क्या होता है, देखिए, वास्तविक वर्णन, एकात्म रूप, चरित्र चित्रण, ये सारे तत्व इसके अंतर्गत आ जाते हैं। भाव और संवेदना की जागृति, भाषा, शैली, उद्देश्य, रेखा चित्र के जो भेद हैं उनमें यह महत्वपूर्ण है। वर्णनात्मक, संस्मरणात्मक, चरित्र प्रधान, मनोवैज्ञानिक और व्यंग्यात्मक। फिर उसके बाद विधा की है रिपोर्टाज या सूचनीता। इसमें विष्णु प्रभाकर जी की कलकत्ता यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्टाज प्रसिद्ध है, जिसका शीर्षक है, देखिए, जहां आकाश नहीं दिखाई देता। कभी पढ़ लीजिए, लाइब्रेरी में बहुत से पुस्तक इस पर हैं। अब रिपोर्टाज ये शब्द कहाँ से आया है? अंग्रेजी में से रिपोर्ट कहते हैं ना, रिपोर्ट, उसका मूल शब्द फ्रेंच है रिपोर्टाज। कुछ लोग कहते हैं कि फ्रेंच में रशियन शब्द है। चाहे जो ये कहीं भी कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट लिखना रिपोर्टाज की तरह होती है। फिर उसके उपरांत रिपोर्टाज के जो तत्व हैं, जिनमें यथातथ्यता, जीवंतता, नाटकीयता, मर्मस्पर्शी,
फिर कलात्मकता, रसात्मकता, व्यंग्यात्मकता, चित्रात्मकता, बिंबात्मकता, ये सारे चीज तत्व आ जाते हैं। और उस आधार पर देखा जाए तो ये सारा विश्लेषण उसका किया। इसकी PDF आपके ग्रुप में डाल दी जाएगी, आप उसे पढ़ करके समझ सकते हैं, बहुत कठिन बात नहीं है। इंटरव्यू, कभी कभी ये अगली विधा है। इंटरव्यू और या भेंट वार्ता या साक्षात्कार का मतलब होता है किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को सामने बिठा करके, लोगों के सामने उसके साथ प्रश्नोत्तर करना। कभी वो केवल 2 ही व्यक्ति हो सकते पूछने वाला और जिससे पूछा जा सकता है, कभी कभी अनेक लोगों के सामने, जैसे कि बड़े प्रसिद्ध अभिनेता का इंटरव्यू लिया जाता है, जैसे कि बड़े राजनेता का लिया जाता है। अक्षय कुमार ने नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू जो लिया था 2014 में, वो बहुत प्रसिद्ध रहा। तो इस प्रकार से बहुत सारे, और ये लेखन में भी इनका लेखन किया जा सकता है। किस किस का किया जा सकता है इंटरव्यू, किस किस का लिया जा सकता है? विशिष्ट व्यक्ति, साहित्यिक, नेता, समाज सेवी व्यक्ति, समाज सेवक है कोई, कलाकार है कोई, गायक है कोई अन्य व्यक्ति है। ऐसे लोगों के इंटरव्यू प्रकाशित किए जाते हैं जिनको पढ़ करके लोगों के समझ में उनके बारे में बहुत कुछ आ सकता है। और देखिए इसमें कई शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। साक्षात्कार, साक्षात्कार, साक्षात वार्ता, साक्षात्कार, साक्षात वार्ता, समक्ष भेंट, समक्षकार, अन्वेषा, अंतर्व्यूह, इंटरव्यू का अंतर्व्यूह, भेंट वार्ता, भेंट, विशेष परिचर्चा, संवाद, अभिमुख संवाद, संवाद, मुलाकात, साहित्यिक भेंट, साहित्यिक वार्तालाप, जैसे अनेक शब्द इसे दिए जा सकते हैं, लेकिन मूलतः यह भेंट वार्ता है या साक्षात्कार भी है। इसके बहुत सारे गुण हैं। इंटरव्यू से अभिप्राय, डॉक्टर महेंद्र जी ने कहा है, इंटरव्यू से अभिप्राय उस रचना से है जिसमें लेखक व्यक्ति विशेष के साथ साक्षात्कार करने के बाद प्रायः किसी निश्चित प्रश्नमाला के आधार पर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के संबंध में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है, प्राप्त करता है, और फिर उसे अपने मन पर पड़े हुए प्रभाव को लिपिबद्ध करता है। इसे इंटरव्यू कहा जाता है। इसके उपरांत अगली विधा है निबंध विधा, बहुत महत्वपूर्ण है निबंध विधा। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने निबंध विधा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। शुक्ल जी ने कहा यदि गद्य कवियों के लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। निबंध शब्द मूलतः नि उपसर्ग पूर्वक बंध शब्द से निबंध शब्द बना है। निबंध अधिक घय प्रत्यय से निबंध शब्द बना है, जिसको अंग्रेजी में ऐसे कहा जाता है, जो फ्रेंच एसाई शब्द का है। मॉन्टेग के अनुसार निबंध विचारों, उद्धरणों और आख्यान वृत्तों का सम्मिश्रण होता है, उसमें आत्म तत्व का समावेश अवश्य होता है। बहुत सारी परिभाषाएं वगैरह हैं। निबंध के तत्व क्या क्या होते हैं? देखिए 7 तत्व हैं। व्यक्तित्व, विचार स्वातंत्र्य, लघु आकार, निजी सूत्रता, निजी अनुभूति, सजीव भाषा, प्रभाव, उत्पादकता वगैरह। निबंध आपने बचपन में भी लिखे होंगे, पढ़े होंगे, वो सारे के सारे आ जाते हैं यहाँ, उनकी सारी बात यहाँ आ जाती है। स्वाधीन चिंतन बहुत महत्वपूर्ण है, निजी अनुभूति, ये सारी चीजें। अब निबंध के जो भेद होते हैं, सब्जेक्टिव यानी विषयगत भेद और विषयगत ऑब्जेक्टिव भेद होते हैं। और हर्ष नारायण राव नीरव ने कहा है कि लगभग 50 वर्षों से साहित्य की जिन विभिन्न विधाओं का प्रवर्तन और उनमें नवीनता का आघात हुआ है, उनका प्रभाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निबंध लेखन पर भी पड़ा है। तो इस प्रकार से निबंध लेखन का महत्व बढ़ते जा रहा है। और इसमें अलग अलग निबंध होते हैं, विचारात्मक निबंध होते हैं, चरित्रात्मक निबंध होते हैं। और एक निबंध की महत्वपूर्ण विधा है ललित निबंध। इसमें सांस्कृतिक चिंतन किया जाता है। और इसमें हिंदी में ललित निबंधकारों में बहुत सारे निबंधकार प्रसिद्ध हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं,
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उनके उपरांत कुबेरनाथ राय हैं, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र हैं। इनके सांस्कृतिक या ललित निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। प्रभाकर माचवे जी के भी यहाँ कुछ बातें यहाँ बताई गई है। ये सारी PDF आपको डाल दी जाएगी, आप वो पढ़ लीजिएगा। इसमें देखिए ललित निबंध में जो महत्वपूर्ण 5 तत्व होते हैं वे हैं आत्माभिव्यंजन, दूसरा अनुभूति एवं समझ की एकान्विति, तीसरा आत्मपरकता, चौथा परिवेश और पांचवा भाषा शैली। ये महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। बाकी अन्य विधाओं में देखिए डायरी, पत्र, ये भी विधाएं आ जाती हैं। ये सारी व्यंग्य विधा भी महत्वपूर्ण है। व्यंग्य विधा इसमें हिंदी में देखिए शरद जोशी जी, हरिशंकर परसाई जी महत्वपूर्ण व्यंग्यकार हैं, जो समसामयिक समस्याओं पर इस प्रकार से कटाक्ष करते हैं कि पढ़ने वाला तिलमिला उठे, वो आत्मचिंतन की ओर जा उठे। ऐसी विधा है। निबंध की तरह ये भी विचारात्मक विधा के अंतर्गत आ जाती है। कुछ देखिए कुछ अन्य विधाएं भी हैं जिनका उल्लेख हम करना चाहेंगे, जैसे कि डायरी विधा है, पत्र साहित्य है। पत्र आप जानते हैं कि पत्र साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ अगर कोई है तो द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नाम का, जो पंडित नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी जी का नाम लिखे थे। इन पत्रों में से उन्होंने संपूर्ण विश्व के इतिहास को आबद्ध करने की कोशिश की थी, बेटी को लिखे गए पत्र। और डायरी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदी में डायरी में यहाँ गजानन माधवमूर्ति बुद्ध की डायरी बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से बहुत सारे विधाएं अलग अलग आती हैं। आज जो कुछ देखा उसको 2 मिनट में संक्षिप्त करने का प्रयास करेंगे। इसके पहले हमने काव्य की बहुत सारी विधाओं पर चर्चा की थी, लेकिन आज की तासिका में हमने गद्य की अलग अलग विधाओं पर, खास करके जो गद्य की दृश्य काव्य या नाटक की विधा, इसमें नाटक और एकांकी, उसके उपरांत कल्पनाशील गद्य के रूप में उपन्यास और कहानी, तथ्याशील गद्य के रूप में जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी, रिपोर्टाज वगैरह की बातें की, और विचारात्मक गद्य के अंतर्गत निबंध और व्यंग्य की बात की। और इनमें से समीक्षात्मक या विश्लेषणात्मक जो गद्य है वह कभी आगे पढ़िएगा, क्योंकि वह संशोधन पर आधारित रहता है, अनुसंधान पर आधारित रहता है। आज के दिन आज हम यही रुक जाएंगे और कल की तासिका में हम आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए सभी मित्रों और छात्रों का हार्दिक धन्यवाद। कृपया करके इस हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। यदि आप इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी टिप्पणी लिखिए। यदि आपको सचमुच पसंद आ गया हो यह वीडियो तो अन्य मित्रों और छात्रों को अग्रेषित कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, और इसी प्रकार के वीडियो आप और अन्य भी देखना चाहते हैं तो कृपया हमारा यह जय हिंदी जय नागरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उसके लिए केवल इस बेल आइकॉन को, घंटी को स्पर्श करना होगा और आप इस चैनल के सदस्य बन जाएंगे और इसी प्रकार के अनेक वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। फिर से एक बार धन्यवाद। जय हिंदी जय नागरी।